शेख हसीना भी दाढ़ी है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी और वापस आऊंगी तो चुन चुन कर उन लोगों से बदला लूंगी जिन लोगों ने बांग्लादेश को भंग किया है। और समझने की कोशिश बताई है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन शोएब साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं चलूंगा संजीव श्रीवास्तव साहब के पास। संजीव साहब, क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश अब भी संभलने को तैयार नहीं है? बांग्लादेश अब भी समझने को तैयार नहीं है, जबकि संकेत अमेरिका से भी साफ आ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव, संजीव जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो संजीव जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है कि संजीव जी के पास भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक बोरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व राज्य नायक है। दीपक बोरा साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। दीपक बोरा साहब, क्या कहेंगे इन तमाम परिस्थितियों को देखकर? सबसे पहले आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूं। अब ये जो फिगर्स हैं, कितने मर गए, कितने टेंपल पे हमला हुआ, ये हुआ वो भी, तो सब आपको विकिपीडिया में मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में एंड काउंटिंग। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अगर कोई भी देश या कोई भी लीडर कुछ करता है तो वो क्यों कर रहा है। और ये अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है वो ये, भारत क्या चाहता है? हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन हो, खासतौर हिंदूज का, और ये जो इस्लामिक जिहादी लोग हैं वहां पर, उनके ऊपर किसी प्रकार से ये सरकार लगाम लगाए। वो लगा सकते हैं आसानी से अगर वो लगाना चाहते हैं, फौज है उनके पास। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को मत आपकी टेरिटरी का प्रयोग करने दो। लेकिन वो जो बुढ़ा वहां बैठा हुआ है 85 साल का, उसका एक ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो है शेख हसीना। वो और कुछ नहीं जानता। हम क्या कर सकते हैं अगर ये हमारी बात नहीं सुनता? 3 चीजें हैं सर, हम इसको ट्रिपल लॉक कहते हैं जी। बायलैटरल इकोनॉमिक प्रेशर, आप जानते हैं कि $8 बिलियन हमने सॉफ्ट लोन में बांग्लादेश को दिए हैं, कई प्रोजेक्ट, रोडवेज, रेलवेज, पावर, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। अगर हम ये बंद कर दें तो उनको और तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। दूसरी चीज हम कर सकते हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं, अगर हम यूनाइटेड नेशन, जो भी यूनाइटेड नेशंस का बचा खुचा हिस्सा है, अगर एक रेजोल्यूशन लाएं कंडेमिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, बहुत से हमारे दोस्त हमारा समर्थन करेंगे, जो लोग तंग आ गए हैं इस्लामिक कट्टरपंथी। फाइनली सर, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। इसका मतलब है कि अगर जो सरकार है बांग्लादेश की, वो अपनी माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन नहीं करती, जो भारत जैसा जो देश है जो उससे कंसर्न है, वो इंटरवीन कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। आप सुनिए सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा था जब किसी ने उनसे पूछा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या करना है? उन्होंने बोला, अरे ये तो नरेंद्र मोदी संभाल लेगा। कैन यू रीड बिटवीन द लाइन? जनरल साहब बैठे हैं, बहुत जानकार हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, भारत को कह रहा जाओ ठोको इनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अप्रूव की है। लेकिन वो जो बुढ़ा वहां बैठा हुआ है मोहम्मद यूसुफ खान, उसको ये बात समझ नहीं आती। शायद उसके जो सलाहकार हैं वो भी नहीं समझा पा रहे। और दूसरा वो जो सोरस की औलाद है, जो भी उसका नाम है, वो चीफ एडवाइजर टू द चीफ एडवाइजर है, तो उसको जाके बोला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं। जिस दिन फैसला हुआ हमने देखा कि पानी सर से ऊपर गया। सर, बांग्लादेश को पता नहीं है उसके साथ क्या होने वाला। इतना ही मैं कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मैं एक फॉर्मर एम्बेसडर। जी 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 जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया कि सिवाज साहब मेरे साथ मौजूद है। सिवाज साहब बहुत मतलब बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, ये बताने भी की कोशिश की है कि अगर ये ना समझ पाए, बांग्लादेश ना समझ पाए, यूनिस ना समझ पाए, तो इसके कान अगर मरोड़ने हैं तो किस तरीके से मरोड़ने हैं। चूंकि तमाम देशों के जो संकेत हैं कूटनीतिक तौर पर, उन पर अब कोई भी देश अमेरिका को जरूर देखता है। अमेरिका से भी संकेत ये निकल कर आ गए कि हमसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम इलाज करो। अभी तक आप सपोर्ट करते रहे। तो सिवाज साहब, बावजूद इसके क्या मोहम्मद यूनुस को समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश क्या है, भारत क्या है? चाहे वो सैनिक क्षमता का मामला हो, आर्थिक स्थिति का मामला हो, फौज की संख्या का मामला हो, या फिर जनसंख्या का मामला हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का मामला हो, या फिर कई राज्यों के साथ, कई देशों के साथ कूटनीति का मामला हो, बावजूद इसके एक चूहा शेर को बार बार
काट रहा है, छेड़ रहा है, क्या उसको समझ नहीं आता? हाँ बिल्कुल। देखो मनोज, हुआ क्या है कि ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, इसके पीछे अमेरिका की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी। देखो, अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड मिले, वो बांग्लादेश की जो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, और फिर इस डीप स्टेट ने ये कार्रवाई की और ये तख्ता बदलवाया। और ये मोहम्मद यूनुस एक प्रकार से पैराशूट किए गए। और मोहम्मद यूनुस का अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये सच्चाई है कि ये हिलेरी क्लिंटन के बड़े नजदीक थे। उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के इलेक्शन के टाइम में काफी फंड दिए, बराक ओबामा के भी बड़े क्लोज थे, और डोनाल्ड ट्रंप इनको बहुत जोरों से हेट करते, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो, सब चीजें बदल गई हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, और अब मोहम्मद यूनुस जो कार्रवाई कर रहे थे बांग्लादेश के अंदर, एक जेनोसाइड जैसा सिचुएशन पैदा कर दिया। हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनके टेम्पलों को जलाया जा रहा था, और जो अवामी लीग है उनको भी, जो कार्यकर्ते जो 30 से 35% के करीब पॉपुलेशन की अवामी लीग के साथ ही, उनको भी टारगेट किया जा रहा था। और यही नहीं, सच्चाई यह है कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था जिसके अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा कर रहे थे। मगर अब सारी सिचुएशन बदल गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। अब ये इसको समझ नहीं आ रहा करना है तो क्या करना है, क्योंकि सच्चाई है अभी इसके हाथ में पावर नहीं, वो रेडिकल एलिमेंट्स के पास आ गई है, जमात इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन, और एक प्रकार ये कंट्रोल में कुछ नहीं कर पा रहा है। अब ये सच्चाई है, अगर भारत के साथ, जैसे आपने बोला कि एक चूहा शेर को अगर चैलेंज करेगा तो उसका क्या होगा, सच्चाई है कि उसको समझना चाहिए कि भारत से उसका इंटरलिंक बहुत है। इस बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है, 90% इसका बॉर्डर भारत से मिलता है। खाना पीना, बिजली, टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल, ये सब कुछ भारत से जाता है। तो अगर भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो इसकी इकोनॉमी डिगमगा जाएगी। ये याद रखना चाहिए, जो शेख हसीना के 15 साल थे उसमें एक गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे अच्छी इंडस्ट्री बन के, वन अपॉन अ टाइम उनका पर कैपिटा इनकम भी भारत से भी ज्यादा हो गया था। मगर जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, जब से ये लास्ट अप्रोक्सीमेटली 7-8 महीने से इनकी इकोनॉमी की डिगमगा रही है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस इस देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यही होगा, रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर सवार होंगे, इस्लामाइजेशन होगा, एंटी हिंदू सेंटीमेंट होंगे, और अपना उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। हमें एक सबसे बड़ी चिंता है कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट और ये जो टेररिस्ट ग्रुप थे जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे थे, उनको बेसिस जो थी वो बांग्लादेश में थी। और जब शेख हसीना वहां पर आई 2009 को, तो ये सारे बेसिस वहां से उखाड़ फेंकी थी, और ये जो शांति आई थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, चाहे वो एनएससीएन थे, एनएससीएन आईएम, खपरांग, उल्फा, या आपका एनडीएफबी, पीएलए, ये डर लगता है कि कहीं जी। दोबारा आईएसआई इनको दोबारा चिटागोंग हिल में ना ले आए। और दूसरा एक सबसे बड़ा डर है कि ये जो 10 लाख के करीब रोहिंग्या बैठे हुए हैं को बाजार में, आईएसआई उनको रेडिकलाइज कर रही है और भारत की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। तो ये जो हमारे लिए बहुत ही बड़े चिंता का विषय है कि रेडिकल एलिमेंट्स को भारत की तरफ पुश करना, स्मगलर्स को पुश करना, और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो उनको दोबारा पनाह दे सकते हैं चिटागोंग हिल में और उनकी बेसिस क्रिएट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो है उसके हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। आईएसआई एक तरीके से दोबारा बेस बना रही है, रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर छाए हुए हैं।